अगर आपको शरीर से प्रेम है तो आप आसन कीजिए। अगर आप अपनी सांसों से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम कीजिए। अगर आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आप ये सारी चीजें अपनाना चाहते हैं तो आप योग कीजिए। ऐसे व्यक्ति जो योग को अपने जीवन में आत्मसात करता है, उसे ना तो तन बल्कि मन के भी विकारों से मुक्त हो जाता है। और आज ऐसी ही शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर आचार्य निशा जोशी जी। निशा जी, सबसे पहले तो राजधानी लाइव के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशा जी, आप एक योगा ट्रेनर होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अभी डे टू डे बिजी लाइफ और बिजी रूटीन में योगा को कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं? जैसे कि भोजन ज़रूरी होता है, हवा हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, इसी तरह से मुझे लगता है कि योग भी डे टू डे जो डेली लाइफ है हमारी, उसे उसी प्रकार हर व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति हेल्थ के सारे डायमेंशंस, जो योग एकमात्र ऐसी विधा है जिसके पास है, जो कि व्यक्ति का शारीरिक विकास करता है या शारीरिक स्वास्थ्य तो देता ही है, साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी देता है और नैतिक विकास भी करते हुए आध्यात्मिक एक स्वास्थ्य का डायमेंशन है जो WHO ने कहा। तो ये चारों डायमेंशंस पे काम करते, इसलिए मुझे लगता है कि योगा हर व्यक्ति को प्रतिदिन 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक और अधिक से अधिक 2 घंटे तक, और जितना समय हो उतना वो कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट 15 मिनट व्यक्ति को योग करना चाहिए। जी, अभी कोरोना चल रहा है और इस महामारी ने बहुत से डायनेमिक्स चेंज किए, तो ऐसे में इस महामारी में कौन सा योग जो है हम कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो इम्यूनिटी से संबंधित अंग हैं, या बहुत जैसे कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम उसमें होता है, आपका लिवर होता है, आपके लंग्स होते हैं, है ना, क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कोरोना में आती है, या ऑक्सीजन का सिचुएशन शुरू हो जाता है, अंत में लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस समय में इम्यूनिटी पर काम करने के साथ साथ हमें अपनी लंग कैपेसिटी पर और उसी के साथ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रखने पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। और जब आप कोविड से गुजर रहे हैं या कोविड आपको हो गया है, तो उसी में आपको जो म्यूकस बाहर निकालते, जैसे कि कपालभाति क्रिया करनी चाहिए, लेकिन वो किसी टीचर के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। और इसी के साथ चेस्ट एक्सपेंड करने वाले आसन्स हमें करना चाहिए, उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। कुछ स्ट्रेचिंग आसन्स हैं और कुछ प्राणायाम हैं जो आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करके आपके इम्यून को अच्छा रखते हुए आपको कोरोना से बचाव प्रदान करता है। जैसे मैंने भी कहा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके साथ ही आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत बार बात रख चुकी हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अभी फिलहाल में बहुत नेगेटिविटी चल रही है। अगर हम आसपास देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैनेजमेंट हटा देते हैं। ये थोड़ी सी विडंबना है कि मुझे भी उस मैनेजमेंट के लिए बुलाया जाता है कि प्रबंधन करें। हम प्रबंधन क्यों करें, हम तो समाप्त ही कर देते हैं उससे। तो मुझे लगता है योग से तनाव का प्रबंधन नहीं होता, अपितु योग से, योग के माध्यम से, या जो योग की अंग हैं, जो साधन हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से आप तनाव मुक्ति कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ध्यान योग का एक अंग है, जैसे कहा जाता है कि ध्यान कीजिए, पर उसके पहले आसन भी कुछ करने होते हैं जिससे आपके कार्टिसोल या नेगेटिव हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेरोटोनिन जैसा हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू होता है। उसी के साथ कुछ प्राणायाम है जो ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ाएंगे आपके हार्मोन्स को, आपके शरीर को जो एक होम्योस्टेसिस स्थिति होती है उसमें वो ले आता है। और उसी के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाते हैं, न कि प्रबंधन हम करते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ निशा जी एक सवाल और है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना काल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमने बात किया है, स्ट्रेस को हटाने पर हमने बात किया है, लेकिन इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सोशल वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखती हैं। तो ऐसी जो आपकी जर्नी है योगा से सोशल एक्टिविटीज़ तक, अवार्ड्स तक, तो ये जर्नी के बारे में मुझे आपका जानना। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति की कहानी होती है कि एक व्यक्ति जब शुरू करता है तो उसे कई प्रकार के संघर्ष, और विशेषतया लड़की या लेडी, जब आप महिला होते हैं तो संघर्ष कुछ अलग तरह के हो जाते हैं। या तो आप में बहुत विश्वास और आत्मविश्वास होना चाहिए और साहस होना चाहिए। तो जब आप साहसी होते हैं तो आप चीज़ों को अटलतापूर्वक, एक धैर्यपूर्वक, कई बार आपका पेशेंस भी टूटता है, लेकिन आप अगर साहसी हैं और वीरतापूर्वक अपने रास्ते पर चल रहे होते हो और आपका लक्ष्य केंद्रित है, आप भटकते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल नहीं होता आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, कठिनाइयाँ निश्चित रूप से आपके जीवन में आती है, और मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ी बात होती है ईमानदार होने की, कि आप कितना ईमानदार हैं जिस काम को आप कर रहे हैं।
तो यदि आप ऑनेस्ट हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए अर्जुन के समान, और उसे अर्जित करने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र आपके पास होने चाहिए। वो आपका साहस और आपकी एकाग्र चित्तता होती, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के लक्ष्यों को अर्जित करते हैं। इसी कारण से जब मैंने योग शुरू किया, जो मेरा मूल प्रश्न है आपका, तो जब मैंने शुरू किया तो एकाग्र चित्तता और उस साहस ने मुझे यहाँ तक लाया है कि मैंने एक योग स्टूडेंट के रूप में इस जर्नी को शुरू किया, और आज एक मैं शिक्षक हो चुकी। और समाज सेवा के संदर्भ में मैं इसलिए आई क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे पता है कि अगर कोई मेरी मदद करता तो मैं इस उम्र तक यहाँ तक नहीं आती, मैं बहुत पहले 10 साल पहले आ चुकी होती। तो मुझे लगा कि जब मैंने चीज़ों को प्राप्त किया है तो क्यों ना मेरे माध्यम से भी ये समाज कुछ प्राप्त करे, क्योंकि समाज मुझे बहुत कुछ दे रहा है। समाज मुझे प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये भी समाज ही दे रहा है। तो हमारा सभी का नैतिक कर्तव्य है कि जब समाज से हम लेते हैं तो उसी समाज को हम सबको भी एक समय पर एक स्थान पर आने के बाद आपको देना चाहिए। जी, योगिनी होने के साथ साथ आप आध्यात्म में बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, और इसके साथ ही भागवत गीता में भी लिखा है, अगर हम अध्याय 2 के 48वें श्लोक की बात करें कि समो भूत्वा समत्वम योग चरिता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम लोग खुशी में ज़्यादा खुश नहीं और गम में ज़्यादा निराश नहीं, तो योग का अध्यात्म से एक कनेक्शन है, क्योंकि समता ही योग है। आप बहुत अच्छे से योग को जानती हैं। जी, समता ही ये जीवन भी है। योग का अर्थ ही सामंजस्य है, एक हार्मनी लाना अपने जीवन में, एक संतुलन लाना। अच्छाई बुराई के बीच में भी अगर संतुलन है तो संघर्ष जहाँ होता है वहाँ योग नहीं होता। योग संघर्ष को समाप्त करता है। योग आपके जीवन में अब खुशी लाना एक छोटा शब्द है। मुझे लगता है हम अंदर से खुश होते हैं, तो जो अंदर की वस्तु कहेंगे तो भी छोटा है। मुझे लगता है जो अंदर का तत्व है, अगर वो जागृत हो जाता है तो अंदर से आप सब कुछ महसूस कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि योग आंतरिक विषय है, और अगर हम उसके साथ हम उसी योग को जब जागृत अंदर से करते तो व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है। और इसको जी, आजकल की जो जनरेशन है, अगर हम लोग देखते हैं तो दिखावा काफ़ी ज़्यादा है। लोग जल्द ही वज़न कम करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, मेंटली स्टेबल दिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में वो कई जो छोटे रास्ते होते हैं वो भी चुनते हैं, जैसे डाइटिंग होता है, या फिर हम बात करें कि मसल्स गेन करने के लिए पाउडर्स का सेवन करते हैं, जो कि हानिकारक भी होता है कई मायनों में। तो ऐसे में आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे, और योग के प्रति उनको किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, जनरेशन के लिए मैं यही बात कहूँगी कि कभी भी छोटा रास्ता निश्चित रूप से आपको सफलता जल्दी देगा, लेकिन एक होती है छोटी सफलता और एक होती है अमर होने की सफलता। अगर अमर होना है, अगर इतिहास में नाम होना चाहिए आपका, वो होती है सफलता। तो छोटी में क्या होता है, छोटी में तो आज आपको 4-8 लोग, 4,000 लोग, 4 करोड़ लोग जानेंगे, लेकिन ये 4 करोड़ लोग अपने बच्चों को भी आपके बारे में बताएंगे। इसे कहते हैं इतिहास। और वहाँ जाने के लिए छोटा रास्ता नहीं, लंबा रास्ता होना चाहिए। थोड़ा सा पत्थर कंकर पे भी चल के दिखना चाहिए, हर तरह का अनुभव लेना चाहिए। और बात रही वज़न कम करने की या फिर किसी छोटे तरीके से इतने जाने की, पाउडर्स या इस तरह का सेवन या क्रैश डाइटिंग आप करें, मैं कहूँगी कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, ना कि आप क्रैश डाइटिंग कीजिए। उसे उपवास के रूप में रखिए, ना कि आप भूखे रहें। भूखा नहीं रहना है आपको, वो कुपोषित कर देगा आपको, है ना। आपको उपवास चिकित्सा पर जाना चाहिए, आपको प्राकृतिक चिकित्सा पर जाना चाहिए, आपको एक संतुलित आहार लेना चाहिए और एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। रिश्तों में मधुरता भी होनी चाहिए, कहीं पे आप एकांत में भी रहें, अकेलापन नहीं होना चाहिए, एकांतता होनी चाहिए कि मैं भीड़ में भी एकांत महसूस कर सकता हूँ, मुझे किसी एकांतवास की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आपको योग करना ही होगा। तो छोटा तरीका ये है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को चाहते, तो मैं कहती हूँ कि युवा पीढ़ी को ये मेरा संदेश है कि जल्दबाजी मत कीजिए, पेशेंसली, धैर्य से, बड़े प्रेम से जब आप धीरे धीरे चलेंगे तो निश्चित रूप से वो जो बात कही थी इतिहास वाली, उस इतिहास को हम रचेंगे। तो शीघ्रता अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए गलत तरीका या वो तरीका जो हमें हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उस पर मत चलिए। अपितु आप योग जैसे विद्या, आयुर्वेद पर चलिए, आप प्राकृतिक चिकित्सा पर चलिए, और बस रिश्तों में विश्वास रखिए और अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। निश्चित रूप से हम बहुत आगे जी। निशा जी, 21 जून हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे।
तो योगा डे पर आप एक इंटरनेशनल वेबिनार भी कंडक्ट करने जा रही है, तो इस वेबिनार के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये वेबिनार निःशुल्क है और हर व्यक्ति के लिए है। इसको हर व्यक्ति इसमें प्रतिभागी हो सकता है। यही सोच करके मैंने ये वेबिनार रखा था कि योग का जो बहुत सूक्ष्मता है उसकी, कि सिर्फ अध्यात्म योग नहीं है, सिर्फ विज्ञान भी योग नहीं है, लेकिन उसकी चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है और ये हमारे शरीर पे कुछ अलग तरह से भी प्रभाव डालता है। उसका एक थेरेपेटिक भाग भी होता है। उसी उद्देश्य से एक अलग प्रकार का मैं थीम लेकर आई हूँ, जो हमारे वेबिनार का टॉपिक भी है कि होलिस्टिक हेल्थ ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ थेरेपेटिक योगा। इस टॉपिक पर 8 स्पीकर, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो 8 स्पीकर्स अलग अलग दिन शाम को 4 बजे निशा जोशी योगा एकेडमी के पेज पर लाइव होंगे और वहाँ से वो अपने व्याख्यान को देंगे, जिसमें ये जो व्याख्यान है हमारा शुरू होगा, ये 14 जून से शुरू होगा और 21 जून पर ये इसका समापन होगा। 14 जून को जो पहले हमारे स्पीकर हैं वो डॉक्टर कामाख्या कुमार जी हैं और उसके बाद डॉक्टर राजीव चौधरी सर हैं और उसके बाद मृत्युंजय सिंह राठौड़ सर हैं, उसके बाद डॉक्टर प्रद्युम्न शेखावत जी हैं, उसके बाद डॉक्टर एस शर्मा सर हैं, उसके बाद डॉक्टर गुनीत पोंगा मैम हैं, उसके बाद डॉक्टर सुधांशु वर्मा है और अंत में फिर 21 जून के दिन सुबह 7 बजे योग प्रैक्टिस के लिए मैं खुद हूँ। तो इस प्रकार से हर बड़ी यूनिवर्सिटी से, हर देश के जो विशेषज्ञ हैं, ये सभी ये अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये अपने ज्ञान के कारण उस स्थान पर हैं। तो सारे ज्ञानी जन जो हैं वो यहाँ पर अपने व्याख्यान के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं ऐसा संदेश सभी से को दे रही हूँ कि जैसे योग को मैं फैला रही हूँ, आप भी इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को आप ये बताइए कि इस तरह का वेबिनार हो रहा है, जिससे कि जन सामान्य इससे जुड़े और लाभान्वित हो। जी, एक निजी सवाल है मेरा कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं, गेस्ट लेक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो निजी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डिफरेंशिएट करती है और बीइंग अ वुमेन दोनों को एम्पावरमेंट रख करके कैसे चलाती है? देखिए ना, योग तो नाम ही संतुलन का है। पहले तो मैं खुद बहुत संतुलित हूँ, मुझे बहुत स्पष्ट पता है कि मुझे अपने लिए समय कब रखना है और कब दूसरों के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप जिस कार्य को करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिससे वो खुद संतुष्ट होता है। फिर परिवार उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो वहाँ फिर स्ट्रेस, जिसकी हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट आ जाएगा। तो यहाँ तनाव प्रबंधन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और ये काम नहीं है, ये मेरे लिए पूजन माला के समान रुद्राक्ष जो मैंने धारण किया है। योग मेरे लिए वैसा ही कुछ है। तो जो मेरे बच्चे हैं तो वो भी समझते हैं कि उनकी मम्मी क्या कर रही हैं। जो जोशी साहब है, जो मेरे पति हैं, वो मेरे लिए एक प्रकार से शिव ही कह लेते कि जैसे अगर मैं शक्ति हूँ तो वो मेरे शिव हैं। तो इन सब लोगों ने मेरे जीवन में बहुत साथ दिया है। मेरे बेटे ने बचपन से मेरा साथ दिया, शायद वो 2.5-3 साल का था तब से उसको समझ में आ गया था कि मेरी जो मम्मी है वो मेरी तो मम्मी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की मम्मी भी है। तो मेरे बच्चों ने उस बात को स्वीकृत कर लिया है और उन्हें गर्व होता है इस बात पर कि हमारी मम्मी है। लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं, कई परिवार हैं जिनके लिए हमारी मम्मी की, हमारी माँ की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से निजी लाइफ में ऐसा कुछ विशेष मुझे परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ती है। उसी के साथ निजी जीवन, मतलब जो काम है उसमें मेरे बच्चे भी मेरी मदद कर देते हैं, पति भी मदद कर देते हैं और मेरे माता पिता और जो सासू माँ है, ऐसे मेरे परिवार के सभी लोग, मित्रगण, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी मेरी सहायता करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ तक आ पाई, अन्यथा मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। बिल्कुल निशा जी, इतनी सारी जानकारी हमें योग के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी हमारे साथ निशा जी खास बातचीत में। आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।